नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि अभ्यास सीरीज 2.0 चल रहा है, जिसपे यूपी पीएससी आरओ के लिए पूरा रिवीजन कर रहे हैं, वो भी थ्योरी के साथ। ठीक है, तो आज हमारी क्लास होने वाली है मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। आज ये 24वीं क्लास है। 23 क्लासेस ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री में हो चुकी हैं। ठीक है ना, पूरी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से डिटेल्ड में कवर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। हर परीक्षा में, चाहे आप यूपी पीएससी की कोई परीक्षा दो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा दो, अगर उसमें हिस्ट्री का पोर्शन आना है तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उसी को मैं पूरा आपको थ्योरी बेस में बता रहा हूँ। ठीक है, आपका रिवीजन भी हो रहा है, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़ा है तो बेसिक सब मैं पढ़ा ही रहा हूँ, पढ़ सकते हो और आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ये वाली क्लास देखने से पहले 23 नंबर की क्लास देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थियोरी क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो चलिए पिछले टर्न पे हम लोगों ने कहाँ क्या पढ़ा था थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ी सी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, उसके बाद शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था साइमन कमीशन के बारे में। ठीक है, साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा था कि साइमन कमीशन कैसे आया, कब आया, क्यों आया, और देखिएगा साइमन कमीशन में गठन कब हुआ, किसने गठन किया, साइमन कमीशन में सदस्य कौन कौन थे, श्वेत कमीशन क्यों कहा जाता था, सदस्य कौन कौन थे, कैसे इनको पढ़ना है, ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी थी। साइमन कमीशन के कार्य क्या क्या थे, भारत में विरोध क्यों हुआ था इसका, ठीक है ना, और साइमन कमीशन की भारत यात्रा कब हुई थी, 2 बार हुई थी, डेट आपसे पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध किसने किया, कब किया, किस प्रकार से किया, मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि पतंग उड़ाकर किसने साइमन कमीशन का विरोध किया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। उसके बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु भी इसी दौरान हुई थी। कैसे क्या हुई थी मैंने आपको बताया था कि स्कॉट और सैंडर्स, इन दोनों का क्या क्या रोल था इसमें। ठीक है, और साइमन कमीशन का विरोध किसने किसने किया था, तो यह ऐसे पूछ लेता है कि साइमन कमीशन का विरोध निम्नलिखित में से किस संस्था ने नहीं किया था, या किसने किसने किया था। तो उस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी। क्लियर है। एक चीज मैं बता दूं, स्कॉट और सैंडर्स, तो आपने सैंडर्स की हत्या पढ़ा होगा, भगत सिंह के द्वारा की गई थी सैंडर्स की हत्या, तो वो बाद में आएगा। ठीक है, याद रखना, वो जब हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें ये जो घटनाएं हुई हैं उसको अलग से लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग केवल सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग अब 24वें नंबर की क्लास देखते हैं। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, पिछले टर्न पे मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे एक नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं अच्छे खासे नेहरू रिपोर्ट से। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नेहरू रिपोर्ट। क्या थी नेहरू रिपोर्ट, क्यों आई थी, नेहरू रिपोर्ट नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो सारी चीजें इसको देखेंगे हम लोग बहुत ही विस्तार से। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा कि यह है मामला क्या है। देखिए, आपने पढ़ा कि जो साइमन कमीशन आया था, कौन सा कमीशन, साइमन कमीशन या श्वेत कमीशन जो आया था, साइमन, ये क्यों आया था, ये 1919 एक्ट को थोड़ा सा जांचने के लिए, इस पर संशोधन करने के लिए। ठीक है, और इस पर संशोधन करके कुछ और नियम जोड़ता साइमन कमीशन। ठीक, तो भारतीय इसका विरोध कर रहे थे, मैंने सारी चीजें बता दी थी, उस सरकार क्या चाह थी। ठीक है ना, ब्रिटेन में कौन कौन सी सरकार थी उस समय। अब इस समय जो भारत सचिव है, जो पहले भारत सचिव है, भारत सचिव, क्या नाम है, नाम है लॉर्ड ब्रिकेन हेड। ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे डिटेल में देखना है आपको। लॉर्ड ब्रिकेन हेड, ये कौन है, भारत सचिव। लॉर्ड ब्रिकेन हेड ने कहा कि यदि भारतीयों के पास दिमाग है,
तो स्वयं संविधान बनाया, मैं थोड़ा सा अपनी भाषा में बोल रहा हूं, ठीक है ना, स्वयं संविधान बनाए। ये किसने बोला? लॉर्ड ब्रिकेनेट। लॉर्ड ब्रिकेनेट थोड़ा सा परेशान हो गया था भारतीयों से, लगातार विरोध हो रहा था। जब परेशान हो गया तो उसने बोला कि अगर खुद ही इतना अगर दिमाग है तो खुद ही बना लो भैया, क्या, संविधान। ठीक, तो भारतीयों ने क्या बोला, तो हुआ क्या? तो देखिए क्या होता है यहाँ पे। अगर जब ऐसी चीजें हो गई कि ठीक है संविधान बनाना है, तो संविधान निर्माण के लिए कई लोग तैयार हुए, कई दल तैयार हुए, लोग क्या, कई दल तैयार हुए। जैसे जैसे उसमें कांग्रेस भी तैयार थी कि ठीक है बना लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं कि स्वयं संविधान बनाए, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्माण हेतु 4 दल आए, 4 दल सामने आए कि ठीक है हम बना लेंगे, कोई समस्या नहीं है। अब ये 4 दल कौन कौन से थे ये आपको जानना है। 4 दल आए। अब ये 4 दल कौन कौन से हैं देखिएगा, यहां से आपसे अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। एक, तो भाई कांग्रेस आ गई सामने, हम मना लेंगे, कोई समस्या नहीं है। कौन आ गई? कांग्रेस। दूसरा दल मुस्लिम लीग। तीसरा दल हिंदू महासभा, हिंदू महासभा। चौथा दल राष्ट्रीय उदारवादी संघ। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने सर्वप्रथम संविधान निर्माण हेतु सामने आए थे, या कौन सी संस्था संविधान निर्माण हेतु नेहरू रिपोर्ट से पहले सामने आई थी। इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना है 4 दल सामने आए थे कि ठीक है हम संविधान बनाएंगे। अब जैसे ही इन्होंने कहा कि संविधान अगर दिमाग है तो खुद ही बना लो, तो ये लोग तो सामने आए, लेकिन एक मीटिंग होती है, एक मीटिंग होती है दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन। दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन कब होता है ये होता है फरवरी 1928 को। ध्यान देना यहाँ पे डेट भी इंपॉर्टेंट है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? इस सम्मेलन में अध्यक्ष कौन है? मुख्तार अंसारी, डॉक्टर मुख्तार अंसारी। ठीक है, दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन होता है कब? फरवरी 1928 में। क्यों? क्योंकि भारतीयों को बोला गया है कि आपके पास दिमाग है खुद ही बना लो। फिर जब खुद ही बना लो तो पहली मीटिंग हुई दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन की, इसमें 4 दल सामने आए कि ठीक है हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। इसी दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन में तय किया गया कि जो अधीनस्थ सरकार की स्थापना करने के लिए, मतलब जो अंडर सरकार है या डोमिनियन सरकार है, उसकी स्थापना करने के लिए भारतीयों के प्रति उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने हेतु तो संविधान बनाया जाना चाहिए। ऐसी इसमें बात हुई कि संविधान बनाया जाना चाहिए, अगर चैलेंज मिला है तो उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, बस सिंपल सी चीज है। ठीक, दूसरी मीटिंग होती है, समझिएगा अभी कुछ संविधान बनाने की बात नहीं हो रही है, केवल ये हो रहा है कि हाँ बनाया जाना चाहिए। दूसरी मीटिंग होती है बंबई सर्वदलीय सम्मेलन। पहला दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन, दूसरा बंबई सर्वदलीय सम्मेलन। इसके अध्यक्ष कौन है भाई? अध्यक्ष कौन है? सेम है, मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी। देखिए अध्यक्ष सेम है, ठीक है ना, तो अध्यक्ष में कंफ्यूजन नहीं होना। अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है कि संविधान निर्माण हेतु सर्वप्रथम बंबई सर्वदलीय सम्मेलन या दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, तो मुख्तार अंसारी। क्लियर है दोनों में। तो इसमें होता क्या है, इस सम्मेलन में कुछ चीजें हुई, वो चीजें कौन कौन सी हुई समझिएगा। पहले में तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे में कुछ चीजें हुई। क्या हुई कि संविधान निर्माण समिति का गठन हुआ। दूसरी बैठक के बाद क्या होता है कि संविधान निर्माण समिति का गठन होता है।
भाई जब चैलेंज मिला और पहले में इन्होंने ठीक है बोल दिया कि ठीक है बनाएंगे, 4 लोग 4 समितियां भी 4 दल भी सामने आ गए कि ठीक है हम बनाएंगे। दूसरे में क्या हुआ कि संविधान निर्माण समिति का गठन हुआ। समझिएगा, यहां आपसे पूछा जाता है संविधान निर्माण समिति का गठन हुआ। अब इस समिति, ये जो संविधान निर्माण समिति बनी है, इस समिति का अध्यक्ष कौन है? इस समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू। मतलब कहने का कि जो भी मीटिंग होनी थी दूसरी वाली बंबई सर्वदलीय सम्मेलन, इसमें तय हुआ कि यार संविधान निर्माण समिति का गठन करो और संविधान बनाओ। तो उस समिति के अध्यक्ष बनाए गए मोतीलाल नेहरू, मतलब पूरा कार्यभार इनको संभाल दिया गया। अब जब मोतीलाल नेहरू बने तो इसी वजह से इस जो रिपोर्ट आती है उसको बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट। क्या बोला जाता है? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, बस नेहरू रिपोर्ट नाम केवल इस वजह से पड़ा है क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे। बस क्लियर है, समझ गए बात यहां तक। अब चीजें इंपॉर्टेंट, नेहरू रिपोर्ट कैसे बनी समझ में आ गया आपको। इस नेहरू रिपोर्ट में, ये नेहरू रिपोर्ट में कुल 7 सदस्यीय ये नेहरू रिपोर्ट थी, 7 सदस्य, 6 अन्य सदस्य, 6 अन्य सदस्य। ओवरऑल बोला जाए तो 1 + 6। 1 कौन? अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है? मोतीलाल नेहरू। और 6 अन्य। 6 कौन है? अन्य। ठीक है, तो अब देखना है 6 अन्य कौन कौन से हैं, सारी चीजें अपने को देखनी है। क्लियर है? तो मैं लिखता हूं, तो उससे पहले आप लोग एक बार समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है नेहरू रिपोर्ट। ये पॉलिटी में भी पढ़ोगे अलग हिसाब से और यहाँ भी पढ़ रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से। भारत सचिव है लॉर्ड ब्रिकेनहेड, वो चैलेंज करते हैं भारतीयों को कि खुद ही दिमाग है तो बना लो। तो जब बना लो तो पहली मीटिंग होती है दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन में। अध्यक्ष मुख्तार अंसारी, 4 लोग सामने आते हैं, 4 दल सामने आते हैं, ठीक है बना लेंगे। दूसरी मीटिंग होती है बंबई में, इसके में अध्यक्ष हैं मुख्तार अंसारी। संविधान निर्माण समिति का गठन होता है इस मीटिंग में और इस समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं मोतीलाल नेहरू। इसी वजह से इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट बोला गया, जिसमें कुल 7 सदस्य थे, 1 + 6, 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग देखेंगे नेहरू रिपोर्ट के जो सदस्य हैं 1 + 6, कितने हैं? 1 + 6। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन है 1 + 6 में। देखिएगा, पहले मोतीलाल नेहरू, दूसरे तेज बहादुर सप्रू। 2-3 बार अगर लिख लोगे ना तो समझ में आ जाएगा, एलिमिनेट कर लोगे फिर। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद मंगल सिंह, मंगल पांडे मत कर देना, मंगल सिंह, MS अड़े, शोएब कुरैशी, शोएब कुरैशी, JR प्रधान, और ये कौन है? ये हैं अध्यक्ष। ठीक है, 6 लोग हो गए, 1 2 3 6 7। ठीक है, 6 अन्य और 1 अध्यक्ष, टोटल 7 लोग। इन्होंने मिलकर, समझिएगा हुआ क्या, इन्होंने मिलकर क्या किया, 10 अगस्त 1928 को, 10 अगस्त 1928 को संविधान, भाई चैलेंज किया गया था ना कि खुद ही दिमाग से संविधान बना लो, तो संविधान तैयार किया गया, इनके द्वारा किया गया, उसको एक रिपोर्ट में बनाया गया, उसी को बोला गया नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट मतलब नेहरू रिपोर्ट कुल मिला के तैयार हो गई। नेहरू रिपोर्ट का नाम नेहरू रिपोर्ट इस वजह से पड़ा क्योंकि जो उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू अन्य सदस्यों ने मिलकर संविधान तैयार कर दिया और उस रिपोर्ट को बोला गया नेहरू रिपोर्ट। अब आपसे पूछेगा कि नेहरू रिपोर्ट में क्या था, इसमें क्या था, क्या बोला गया था नेहरू रिपोर्ट में, क्या क्या प्रावधान किए गए थे नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, उनको देखना है
क्योंकि यहां से प्रश्न आपके बनना शुरू होते कायदे के। तो अब अपने को देखना है कि नेहरू रिपोर्ट में क्या बातें थी। तो मैं यहां पर लिखूं कि नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या था, यहां पे आप समझेंगे अच्छे से, ठीक है। पहला पॉइंट, 5-6 पॉइंट में हम लोग बात कर लेंगे इसमें। जैसे मैं ओरली अगर बोलूं कुछ बातें, कि जैसे मोटा मोटा तौर पे इसमें बोला गया कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा की तरह, जैसे ऑस्ट्रेलिया कनाडा में होता है, उसी तरह भारत को भी एक डोमिनियन स्टेट आधारित स्वशासित देश का दर्जा दिया जाए। ठीक, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो अभी तक लागू है मुस्लिमों के लिए, बाद में सभी के लिए लागू हो गई थी, उसको समाप्त किया जाए, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए। मौलिक अधिकार भारतीयों को प्रदान किए जाए। तो आपसे पूछा जाता है, पॉलिटी में प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकारों का प्रावधान निम्नलिखित में से किस में था? 1935 के एक्ट में था कि नेहरू रिपोर्ट में था? तो ध्यान दीजिए, 1935 के एक्ट में मौलिक अधिकारों की बात नहीं थी। किसमें थी? नेहरू रिपोर्ट में बात थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए। अवशिष्ट शक्तियां जो हैं, जो अवशिष्ट शक्तियां आज के दौर में केंद्र में निहित हैं, तो उनको भी इसमें सिफारिश की गई थी कि संघ में निहित कर लिया जाए। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें मौजूद थी। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पढ़ना है। इसमें मैं लिखता हूं कि इसमें क्या था, इसमें कि ऑस्ट्रेलिया, पहला पॉइंट ऑस्ट्रेलिया वाले लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा की तर्ज पर भारत को एक डोमिनियन स्टेट आधारित स्वशासित देश का दर्जा दें। किसे बोला गया? नेहरू रिपोर्ट में। दूसरा पॉइंट कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो 1909 से लेकर चली आ रही थी, निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर पूरा लिख दें कि सभी के लिए बराबर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए। तीसरा पॉइंट इसी में बोला गया कि संविधान में 19 मौलिक अधिकार, कितने? 19। अगर आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल आ रहा है तो संख्या पूछी जा सकती है। कितने मौलिक अधिकारों की बात की गई थी? तो 19 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाए। चौथी बात इसी में बोली गई कि अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित हों। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती हैं एग्जाम में, ये बोला गया। ठीक है, चौथा हो गया। एक और ले लो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने के लिए किसने बोला गया? नेहरू रिपोर्ट में बोला गया था। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके तहत एक फेडरल कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। ध्यान दीजिए कि 1 अक्टूबर 1937 को। इसमें जो पहले न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, तो मॉरिस गोयर थे। उसमें सदस्य कितने थे? 1+7। ठीक, तो छठा पॉइंट इसमें कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए।
हालांकि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, ये बात आपने पॉलिटी में पढ़ी होगी, जिसमें एस के आधार समिति आती है, जेवीपी समिति आती है, फजल अली आयोग आता है, ये सभी आपने पढ़ा होगा। लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात निम्नलिखित में से किसमें की गई थी, तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो नेहरू रिपोर्ट में इसकी बात की गई थी, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? ये 6 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो ये 6 पॉइंट आधारित एक प्रारूप तैयार किया गया, जिसको नेहरू रिपोर्ट ने तैयार किया था, नेहरू रिपोर्ट के सदस्यों ने तैयार किया था। और इसको कब प्रकाशित किया गया, मैंने आपको डेट बताई थी, 10 अगस्त 1928 को। ये देखिए डेट आपको याद रखनी है, 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट को पेश किया गया। उसमें ये सभी प्रावधान मौजूद थे। तो क्या ये प्रावधान लागू हो गए डायरेक्टली? नहीं। इन प्रावधानों की भी जांच होगी कि नहीं होगी? ध्यान रखिएगा, इस पर डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, इस पर विचार करने हेतु, विचार करने के लिए लखनऊ सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। तो तीसरे नंबर का सम्मेलन, मैंने आपको कुछ सम्मेलन लिखवाए, जैसे ये पहला दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन, दूसरा बंबई सर्वदलीय सम्मेलन, और अब तीसरा लखनऊ सर्वदलीय सम्मेलन। तीनों सम्मेलन आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष, तीनों के अध्यक्ष सेम है, इस वजह से अध्यक्ष से भी काफी अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। अध्यक्ष सेम है, मुख्तार अंसारी। अध्यक्ष में आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अध्यक्ष कौन है? मुख्तार अंसारी। अभी सम्मेलन जो हो रहा है लखनऊ सर्वदलीय सम्मेलन तीसरे नंबर का, ये क्यों हो रहा है कि ये जो नेहरू रिपोर्ट आई है, जब चैलेंज किया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि खुद बनाओ, तो इन्होंने बनाया, ये बनाया। इस प्रकार से 6 पॉइंट मैंने आपको बताए। इस पर विचार करने के लिए विचार करो सही है कि नहीं। अध्यक्ष मुख्तार अंसारी। तो इसी सम्मेलन में जो नेहरू रिपोर्ट थी, उस पर क्या हुआ, उस पर ध्यान दीजिएगा। विवाद हुआ, मतभेद हुआ, खासकर किसके किसके बीच अगर मैं बोलूं तो हिंदू महासभा वर्सेस मुस्लिम लीग, इनके बीच विवाद होता है। ये विवाद होता क्यों है? एक मुख्य कारण है इसका, मैंने आपको इसमें लिखवाया कि हाँ, पहला वाला, इसमें ऑस्ट्रेलिया कनाडा की तर्ज पर भारत को एक डोमिनियन स्टेट आधारित स्वशासित देश का दर्जा दिया जाए। डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, सत्यमूर्ति हैं, इन्होंने बोला कि डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, पूरा हमें फ्री स्टेट चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए। डोमिनियन पहले देना होता, दे दिया होता, लेकिन अब डोमिनियन से कुछ नहीं होने वाला, हमें फुल आज़ादी चाहिए, फ्री स्टेट चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो कांग्रेस के जो युवा नेता हैं उस समय, जिसमें एक हैं पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हैं सुभाष चंद्र बोस, तीसरे हैं सत्यमूर्ति। इन तीनों का मत क्या था कि डोमिनियन नहीं चाहिए भाई, डोमिनियन नहीं, फ्री स्टेट चाहिए। ये तो जो आपने ये मांग लिया है डोमिनियन, ये गड़बड़ है, डोमिनियन नहीं चाहिए, हमें फ्री स्टेट चाहिए। इसी वजह से तीनों हट गए। ये तीनों कहाँ चले गए? ये तीनों ने एक स्थापना की, इंडिपेंडेंस इंडिया लीग। ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंस इंडिया लीग की स्थापना की। आपको दिख रहा है अच्छे से, मैं और अच्छे से लिख देता हूं।
इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, इसकी स्थापना की। क्यों? क्योंकि ये तीनों कह रहे थे कि हमें डोमिनियन नहीं पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। पूछेगा कैसे? प्रश्न आएगा कि नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद निम्नलिखित में से किस कांग्रेस नेता ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग या इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना की थी? तो ये तीन नाम बता देना है। इनको त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिमूर्ति। आपसे पूछेगा इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति ने की। अब आएगा कारण, कथन कारण में आते हैं ना प्रश्न, तो आएगा कारण कि क्यों की। तो ये डोमिनियन स्टेट नहीं चाहते थे, पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, जबकि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। ठीक है, तो ये इस वजह से हट गए थे वहां से कि भैया हमें तो चाहिए पूरी आज़ादी, तो हम तो नेहरू रिपोर्ट से हट रहे हैं और पूरी आज़ादी लेंगे। उसके लिए हमने स्थापना की है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की। क्लियर है? तो ओवरऑल अगर मैं बात बोलूं कि नेहरू रिपोर्ट को सबने नकार दिया, नेहरू रिपोर्ट को नकार दिया, और उसके लिए हुआ क्या देखिएगा। नकार दिया तो हुआ क्या उसके बाद मैं ही बताऊं आपको कि चौथे नंबर की एक और मीटिंग होती है जिसको बोला गया कलकत्ता सर्वदलीय सम्मेलन। सर्वदलीय सम्मेलन। अध्यक्ष कौन है? वही है मुख्तार अंसारी। अध्यक्ष में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, मुख्तार अंसारी। चारों दल जो थे, जो संविधान के निर्माण की मांग कर रहे थे, जैसे ये कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय उदारवादी संघ, ये चारों दल जो पहले लगे हुए थे कि हाँ यार संविधान बनेगा, हम बनाएंगे, या कोई भी दल बनाएगा तो उसको मान्यता मिलेगी, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में वो सारी मान्यता नहीं थी और चारों दलों में मतभेद हो गया। चारों दलों में मतभेद हो गया अलग अलग प्रकार से। मुस्लिम लीग में जिन्ना ने मतभेद कर दिया। त्रिमूर्ति जो हैं, ये त्रिमूर्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति, ये भी अलग हो गए। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया। इन्होंने कहा पूर्ण स्वराज की मांग होनी चाहिए, डोमिनियन नहीं। तो ये भी हट गए। गांधी जी का क्या मत था इसमें? गांधी जी ने कहा कि ये कलकत्ता सम्मेलन में कहा, यदि नेहरू रिपोर्ट 31 दिसंबर 1929 तक लागू नहीं की गई तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को अपनाएगी। मतलब कहने का कि एक मौका मिला है हल्का सा उभरने के लिए, अगर इसको लागू नहीं किया गया तो फाइनली अपने लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रहेगी कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है? गांधी जी ने इसमें एक बात कही थी कि मेरे को 1 वर्ष दो, मुझे 1 साल दो, 1 साल का टाइम दो। 1 साल में अगर डोमिनियन स्टेट नहीं दिला पाए, मतलब जो हम अंग्रेजों के भीतर रहकर अंग्रेजी शासन में ही स्वशासन, अंग्रेजी शासन के भीतर ही स्वशासन नहीं दिला पाए, भाई अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो पूरी गुलामी है, लेकिन अगर अंग्रेजी शासन के भीतर स्वशासन या डोमिनियन स्टेट नहीं दिला पाए तो 1 वर्ष जैसे ही बीतेगा तो पूरा जो कांग्रेस के युवा नेता है उनको पूरे मतलब हवाले कर दिया जाएगा, उनके हवाले पूरा काम कि भैया अपने तरीके से आप पूर्ण स्वराज मांग कर रहे हो तो पूर्ण स्वराज ले लो। ठीक है? तो ये गांधी जी ने कहा था। इसमें आपने कोई सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको बताया, केवल एक स्टोरी बेस में था। तो ये हुई इसमें बात। जो मुस्लिम लीग थी, जो जिन्ना था, मोहम्मद अली जिन्ना, उसने भी नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया और नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध अपनी 14 सूत्री मांगे रखी। 14 सूत्री मांगे क्या क्या थी वो देखते हैं। ठीक है? तो ओवरऑल यहां तक आपको बस समझ में आ गई होगी कि नेहरू रिपोर्ट का विरोध हुआ। विरोध क्यों हुआ था? मेन मुद्दा यही था कि डोमिनियन स्टेट नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। गांधी जी बोले थे कि 1 साल के भीतर अगर डोमिनियन स्टेट नहीं मिल पाया तो पूर्ण स्वतंत्रता ही की ओर चलेंगे, क्योंकि जब अंग्रेज डोमिनियन नहीं दे रहे हैं तो
तो पूरी आज़ादी कैसे देंगे, ये उनका मत था। तो 1 साल का इंतजार करते हैं, नहीं हुआ तो फिर पूरा जो सिस्टम है वो कांग्रेस के युवा नेता, जो ये युवा नेता हैं, इनके हवाले कर दिया जाएगा। और आप क्या चाह रहे हो, पूर्ण स्वतंत्रता, तो ले लेना अपने हिसाब से, ठीक है। जिन्ना क्या कह रहा है, जिन्ना कह रहा है नेहरू रिपोर्ट के हम विरुद्ध 14 सूत्री मांगे रखेंगे। तो इसने 14 सूत्री मांगे रखी, देखिएगा। मार्च 1929, मैं आपको बहुत ही शॉर्टेस्ट तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है। मार्च 1929 में मोहम्मद मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी, ये नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध अपनी 14 सूत्री मांगे रखी। अब 14 सूत्री मांगे पढ़नी है क्या, तो बिल्कुल थोड़ा बहुत एक बात ले लेनी है कि 14 सूत्री मांगे क्या क्या थी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न से कोई भरोसा थोड़ी ना है। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना की जो 14 सूत्री मांगे थी उसको खारिज कर दिया गया था, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत, अब 14 के 14 नहीं लिखेंगे हम लोग, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख दे रहा हूँ। 14 के 14 बुक से आप पढ़ सकते हो, हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। जैसे एक मांग की गई थी इसमें, संघात्मक संविधान बनाया जाए, संघात्मक संविधान बनाया जाए। ये किसमें था, 14 सूत्री मांगों में था। धार्मिक स्वतंत्रता भी दी जाए, धार्मिक स्वतंत्रता दी जाए। और इसमें एक चीज थी, मुस्लिमों को मुस्लिमों को व्यापक संरक्षण दिया जाए, संरक्षण देने की बात की गई इसमें। चौथा इसमें बोला गया मुस्लिमों को सेवाओं में, मतलब सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधि दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए। चौथा इसमें बोला कि मुस्लिमों को वीटो अधिकार भी दिया जाए, वीटो पावर भी दी जाए। एक इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्र में 1/3 विधायी सदस्य, 1/3 विधायी सदस्य मुस्लिम होंगे, मतलब 1/3 केवल मुस्लिमों को रखो, फिक्स कर दो, मतलब कुल मिला के। और जो मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट में, क्या मांग की गई थी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दो। तो इसमें बोला गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू रहेगी, लागू रहेगी, समाप्त नहीं होगी। तो कुल मिला के इस प्रकार से कुछ 14 सूत्री मांगे इन्होंने बताई। ये 6 मैंने आपको बता दी जो इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, कांग्रेस ने जिन्ना की 14 सूत्री मांगे खारिज कर दी, खारिज की, ठीक है, काम खत्म। तो नेहरू रिपोर्ट समझ गए आप, 14 सूत्री मांगे आई वो समझ गए आप, क्लियर हो गया। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं, इसी बीच 1928 के दौरान ही, 28 की बात हो रही है सब, अब देखोगे अगर ये सब 1928 की बात हो रही है, ठीक है ना। नेहरू रिपोर्ट कब बनती है, 28 में ही। तो 28 की एक और घटना ले लेते हैं, 28 की एक और घटना ले लेते हैं। कौन सी घटना है, वो घटना है बारदोली किसान आंदोलन।
भाई क्षेत्रीय आंदोलन जो हो रहे हैं उनको भी देखना इंपॉर्टेंट है ना। तो बारदोली में जो आंदोलन हुआ, बारदोली आंदोलन 1928 में होता है, सबको पता है, बहुत ही अच्छी डिटेल इनको पता है सबको। अब कैसे क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। पहली बात तो समझना है कि ये है क्या। बारदोली पड़ता है गुजरात में, ठीक। गुजरात के बारदोली में कुछ आदिवासी रहते हैं, आदिवासी। इन आदिवासियों को कहा जाता है कालिप राज। कालिप राज शब्द याद रखना है आपको, आदिवासियों का मूल नाम है, स्थान है, ठीक है ना, कालिप राज। इन्हीं कालिप राज के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए कुछ लोग आते हैं, जैसे कुंवर जी मेहता, कल्याण जी, ठीक है, एक दयाल जी देसाई, ये कार्य करते हैं इनके उत्थान के लिए, ठीक है ना, आदिवासियों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। एक जुगता राम नाम के क्रांतिकारी हैं, जुगता राम। एक नरसिंह पारिक है, सॉरी नरहरि पारिक है। किसानों का जो हाली प्रथा है, यहाँ पे के जो किसान है या आदिवासी किसान है, इनकी जो हाली प्रथा है, हाली प्रथा का मतलब होता है बंधुआ मजदूरी, मजदूरी, बंधुआ मजदूरी का विरोध करते हैं और दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए कि बारदोली में लंबे समय से एक आंदोलन टाइप का चल रहा है, इनको छुड़ाने के लिए, इनको थोड़ा सा राहत देने के लिए, आदिवासियों को हाली प्रथा से हो गया, उच्च लगान से हो गया, वगैरह वगैरह। इसी बीच अंग्रेज सरकार क्या करते हैं, अंग्रेज सरकार यहाँ पे क्या करती है, रैयतवाड़ी, जो रैयतवाड़ी प्रथा है, रैयतवाड़ी महालवाड़ी सब आपने पढ़ा होगा। रैयतवाड़ी के तहत 1926 में यहाँ पर 30% लगान बढ़ोतरी करती है, 30%, डायरेक्ट 30%। विरोध होता है भाई, 30% कौन दे पाएगा, जितना है उतना देने में दिमाग खराब होता है, 30% कौन दे पाएगा बढ़ा हुआ। विरोध होता है, स्थानीय नेताओं ने कई आंदोलन वहां पर चलाए जाते हैं स्थानीय नेताओं के द्वारा, लेकिन अंग्रेज सरकार झुकने को तैयार नहीं होती। फिर फरवरी 1928 को बुलाया जाता है पटेल साहब को, वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल आते हैं और सभी किसानों से कहते हैं कि आप एकजुट रहिए और बढ़ा हुआ जो लगान है वो मत दीजिए, यानी कि बढ़ा हुआ लगान देने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। अंग्रेज सरकार भी झुकने को तैयार नहीं, वो भी कठोरता दिखाती है, कई किसानों को गिरफ्तार कर देती है। जो किसान हैं उनको अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं। जब अंग्रेज किसानों को गिरफ्तार करते हैं तो जो महिलाएं होती हैं ये बढ़ चढ़कर वल्लभ भाई पटेल का साथ देती हैं इस आंदोलन में। और फाइनली रूप से जो बंबई का गवर्नर है उस समय, लॉर्ड वेलेजली मत कर देना, लॉर्ड लेंजली नाम है, वह भू राजस्व की मतलब वहां पे जांच करवाता है कि यार 30% बढ़ा है, दिक्कत हो रही है क्या। जैसे मैंने आपको बताया था चंपारण में वही हुआ था, गांधी जी ने फिर जांच करवाई थी और फिर अंग्रेज बैकवर्ड पे आ गए थे। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई कि जांच करवाई गई। जब जांच करवाई गई तो पता लगा कि हाँ यार 30% लगान ज़्यादा है, 30% जो है वो ज़्यादा है, और उसी का जो वल्लभ भाई पटेल है विरोध कर रहे हैं, उनके साथ महिलाएं बहुत सारी हैं। तो 30% ज़्यादा है, काम करो उसको घटा दो और 6% कर दो। तो 30% से घटाकर 6% कर वृद्धि केवल की गई। तो एक बड़ी सफलता थी, 30 से सीधे 6 आ गए। तो इस सफलता में बारदोली की जो महिलाएं हैं उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। किसकी? सरदार की उपाधि, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो बारदोली के महिलाओं ने दी, वो आंदोलन के दौरान दी, ठीक है। तो याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तभी से उनका नाम पड़ गया। लिख लेते हैं इसको फटाक से। तो लिखते हैं कि गुजरात स्थित
बारदोली में आदिवासियों को कालिप्राज, दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही, कालिप्राज। कालिप्राज कहा जाता था। इन कालिप्राज के कल्याण व उत्थान के लिए, भाई आज भी आदिवासियों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती है ना, उत्थान के लिए, तो उसी प्रकार से कालिप्राज के उत्थान कल्याण के लिए कुछ नाम मिलता है, जैसे कुंवर जी मेहता, कुंवर जी मेहता, कल्याण जी। दयाल जी देसाई, ने कई कार्य किए इनके कल्याण के लिए, और स्थानीय नेता थे ये सब गुजरात के, तो कई कार्य किए, कोई दिक्कत नहीं है। जुक्ताराम नरहरि पारिक, जुक्ताराम नरहरि पारिक ने किसानों की हाली प्रथा, हाली प्रथा का मतलब है बंधुआ मजदूरी, एक प्रकार से बंधुआ मजदूरी का विरोध किया। आदिवासियों का पहले भी शोषण होता था, कायदे से विरोध किया। और ऐसे लिख दें कि बंधुआ मजदूरी को दूर करने हेतु बहुत प्रयत्न किए। स्थानीय आंदोलन चलाए, ठीक है ना। तो समस्या बंधुआ मजदूरी की थी। इसी दौरान, इसी बीच अंग्रेजों ने एक और विस्फोट कर दिया। अंग्रेज सरकार ने भैया तो आ गई भूमि लगान, भूमि व्यवस्था, भूमि लगान व्यवस्था के अंतर्गत 1926 में 30% लगान बढ़ोतरी की। मतलब अभी तक केवल हाली प्रथा थी, बंधुआ मजदूरी थी, उसमें दिक्कत थी। अब 30% और लगान वृद्धि हो गई, इसमें महा दिक्कत आ गई। 30% लगान वृद्धि। जब लगान वृद्धि की तो इसका विरोध किया, इसका विरोध करते हुए आंदोलन चलाए गए, विरोध करते हुए आंदोलन चलाए गए। फरवरी 1928 को वल्लभ भाई पटेल बारदोली आए। किसानों को एकजुट किया,
बढ़ा कर देने से, बढ़ा कर देने, कर मतलब टैक्स, कर देने से इनकार किया कि आप बढ़ा हुआ टैक्स मत दीजिए, यह अन्याय है। अंग्रेज झुकने वाले तो थे नहीं भाई, अंग्रेजों ने किसानों को गिरफ्तार किया। तो जब गिरफ्तार किया तो जब बारदोली की महिलाएं थी, बारदोली की महिलाओं ने पटेल का साथ दिया। अंततः, खत्म करते हैं इस बात को, अंततः बंबई गवर्नर लॉर्ड लेंजली ने भू राजस्व की जांच करवाई, भू राजस्व की जांच करवाई एवं 30% से घटाकर 6% कर या भू राजस्व कर दिया। कि मतलब आप 30% मत दो, केवल 6% दो, ठीक है। इसी सफलता के दौरान बारदोली महिलाओं ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी, ठीक है। तब से नाम पड़ गया वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए कि बारदोली वाला क्या मामला था। जो भी इंपॉर्टेंट नाम वगैरह पूछे जा सकते हैं, कुंवर जी मेहता, कल्याण जी, दयाल जी देसाई, जुगताराम, नरहरि पालिक, है ना, तो ये सारी चीजें मैंने आपको करवा दी। और नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हमको देखना है हरकोर्ट बटलर कमेटी, कुछ कमेटियां इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हरकोर्ट बटलर कमेटी आती इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हरकोर्ट बटलर कमेटी, ये क्या था। फिर उसके बाद लाहौर अधिवेशन, लाहौर संधि, क्योंकि लाहौर अधिवेशन आ गया 1929, लाहौर अधिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा, लाहौर अधिवेशन, ठीक है ना। तो इसको अभी देखेंगे, वो भी अगले टर्न पे। तो अभी तक वीडियो पसंद आया हो, चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप लोग पेशेंस के साथ ये वीडियोस देख रहे हो तो यहीं से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये वाले और प्लस PYQ, और प्लस बहुत जल्दी एक मिक्स प्रैक्टिस सेट, मिक्स प्रैक्टिस सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्या रहेगा, MCQ रहेगा, MCQ प्रैक्टिस सेशन रहेगा। MCQ प्रश्न रहेंगे अच्छे खासे, और जैसे नए पैटर्न पे चल रहे हैं उस हिसाब से, और प्लस इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा, ठीक है ना। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, ठीक है ना। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाएं, क्लियर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।